नमस्कार दोस्तों, 283 डेज टू यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, और अगर सही नहीं चल रही है तो यहां पे आके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हर रोज 5 क्वेश्चन यहां पे करवाते हैं, हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के। क्वेश्चन देखो कैसा है। P contends that Article 15 and 16 impose an absolute non-derogable bar on the state from making any distinction on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth in matters of public employment। इतनी लंबी स्टेटमेंट मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, तो अब सुनो ध्यान से। Q contends that this general bar is qualified by enabling provisions within the articles itself। अब दो लोगों की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, P और Q की। P की स्टेटमेंट कहती है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हमारे संविधान के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो ये कहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 जो कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन दोनों के बारे में पी का यह मानना है कि ये जो डिस्टिंक्शन ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है, और किसी भी केस के अंदर सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। वहीं रिस्पांस में क्यों कहता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर, सरकारी एजेंसीज के ऊपर, टू नॉट डिस्क्रिमिनेट इट हैज सर्टेन एक्सेप्शंस। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्यू सही कह रहा है? क्या पी सही कह रहा है? क्या दोनों सही कह रहे हैं? और क्या कोई भी सही नहीं कह रहा है? तो आंसर यहां पे है कि पी बिल्कुल गलत कह रहा है। पी जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आने की वजह से आप ये देखते हो कि इनके अंदर आपको बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 16 में कहा गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन सर्टेन बेसिस। लेकिन ये बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इनमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और आर्टिकल 16-15 दोनों में एक्सेप्शंस उन्हीं आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 के अंदर लिखा गया है कि अगर SC, ST या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में यह लिखा है कि विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं होती, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब पी तो कह रहा है गलत, और क्यू ने बिल्कुल सही बात बोली है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आई होप आप लोगों ने बी आंसर दिया है। एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं, हमारा फाउंडेशन का लास्ट बैच 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये बिल्कुल फाइनल बैच रहेगा दोस्तों। इस फाइनल बैच के अंदर वी विल बी कवरिंग द एंटायर GSY लाइव क्लासेस, एज वेल एज वील गिव यू 3 पावर शीट्स जो हमने रिवीजन के लिए बनाई हैं, जिनको हम LMR, DPW और DPS कहते हैं। इन शीट्स के जरिए हम डेली टारगेट शीट्स के जरिए हम ट्रैकिंग करते हैं अपने डेली प्रोग्रेस को। हम प्रैक्टिस वर्कबुक के जरिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टाइप के, और DPW LMR के जरिए लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना होता है इसमें मैं बेसिकली बता दूं। स्क्रीन पॉज करो, ट्राई टू आंसर इट एंड देन लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन। तो आपके पास आपसे 2 स्टेटमेंट पूछी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। आपने इनमें से सही स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आइडेंटिफाई करने से ज्यादा आपने बताना है कितनी सही है कितनी गलत। हाउ मेनी आर करेक्ट, दैट मींस यू विल नो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फंड इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल लोन रिपेमेंट्स रिसीव्ड बाय इट। हमारे संविधान में आर्टिकल 266 है, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। सरकार के पास जितना खर्चा आता है, जितना पैसा आता है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, इसलिए ये सही बात है। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट विदाउट प्रायर ऑथराइजेशन थ्रू एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। नाउ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट सेज कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से जो पैसा है वो नहीं निकाला जा सकता है पार्लियामेंट के एक्ट के बिना। ये बिल्कुल गलत। देखिए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इज मेंशन्ड इन 266, एंड यहां पे जो सेविंग्स फंड वाला पैसा होता है सरकार के पास,
प्रोविडेंट फंड वाला पैसा होता है, डिपॉजिट स्कीम्स वाला पैसा होता है, ये सारा पैसा कलेक्ट होकर रखा जाता है। क्योंकि ये जनता का पैसा होता है और सरकार या स्टेट बस एक ट्रस्टी है जो लोगों का पैसा जमा करके रख रही है, इसलिए इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दिस इज नॉट द मनी ऑफ द गवर्नमेंट, इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, इट इज जस्ट हेल्ड एज ट्रस्ट फ्रॉम द पीपल, लोगों से डिपॉजिट किया जाता है। इसलिए ये सरकार की कमाई नहीं है और इस पे आपको लोकसभा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी स्टेटमेंट है गलत। इसी तरीके से तीसरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को, यह बिल्कुल सही बात है। और चौथी स्टेटमेंट, बिकॉज मनी हेल्ड इन पब्लिक अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, द विड्रॉल डज नॉट रिक्वायर अ पार्लियामेंट्री वोट। क्योंकि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए पार्लियामेंट्री वोट की जरूरत नहीं है। ये भी सही है। तो इसका मतलब कितनी स्टेटमेंट सही है? 3। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, दो स्टेटमेंट दी है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दी है। पॉज करो, इसको आंसर करने की कोशिश करो। तो पहली स्टेटमेंट बता रही है कि स्टेट की जो विधान परिषद, हर एक स्टेट में एक विधान परिषद होती है, सही या गलत? गलत। हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं होती, सिर्फ 6 स्टेट्स में विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ये कमेंट्स में बताओ कौन से स्टेट्स में इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और नॉमिनेशन के 6 मंथ्स के बाद, नॉमिनेशन होने के 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब वो एंटी डिफेक्शन के अंदर यानी 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल हां, सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा कि स्पीकर या चेयरमैन का जो डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर रिगार्डिंग एन एमपी और एन एमएलए अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैनॉट बी इंटरफेयर्ड विद व्हाइल द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। यानी जब तक स्पीकर या चेयरमैन फैसला नहीं ले लेते, तब तक कोर्ट इंटरफेयर करके उस मैटर को सस्पेंड या डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन जब फाइनल डिसीजन आ जाता है, उस फाइनल डिसीजन के बाद जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है। दैट डिसीजन कुड बी मॉडिफाइड, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। मॉडिफाइड का मतलब है कि अगर स्पीकर या चेयरमैन ने गलत इंटेंशन से, गलत मोटिव से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने मौका नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू द पीपल अगेंस्ट हुम एलिगेशन वाज मेड, उनको मौका नहीं दिया कि वो अपना पक्ष रख सके, और ऐसे ही स्टेटमेंट सुना दी, जजमेंट सुना दी, फैसला सुना दिया, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। 1992 में यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन और हाई कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और द असेंबली। और इस पर्टिकुलर उपलक्ष्य में या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में संविधान के 10th शेड्यूल में जो पैराग्राफ नंबर 7 था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि जुडिशरी स्पीकर या चेयरमैन के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती और फैसला फाइनल है। दैट मींस दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन चैलेंज इस क्वेश्चन का यहां खत्म नहीं होता है। इस क्वेश्चन का चैलेंज यह है कि क्या दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है? डज द सेकंड स्टेटमेंट explain the statement number 1? No, it has no link with it. इसका कोई लिंक नहीं है यहां। तो इसका मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसके लिए दोस्तों इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। आई होप आपने बी आंसर दिया है। अगर 10th शेड्यूल अच्छे से नहीं पढ़ा है, मुझसे पढ़ लो। मैंने इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप स्लीपी क्लासेस 10th शेड्यूल ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने बैचेस में तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही हूं। Which of the following is not typically counted among the federal features of the constitution? भारत संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स रखता है, यानी सेंटर और स्टेट की पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो इससे रिलेटेड नहीं है? एक और चीज इसमें ध्यान रखना, फेडरल प्रिंसिपल्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में माने जाते हैं वेयर स्टेट्स हैव अ शेयर इन पावर। जहां स्टेट्स के पास पावर में कुछ शेयरिंग हो रही है, वो फेडरल प्रिंसिपल माना जाता है। अब देखते हैं इन तीनों में से कहां पे ऐसा हो रहा है और कहां पे नहीं हो रहा है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसने बोला है नॉट काउंटेड अमंग द फेडरल फीचर। तो पहला,
a rigid procedure of amendment for provisions concerning the federal structure requiring the ratification by not less than half of the state legislature. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के लिए मुझे स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ता है, 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट लेना है। क्या ये फेडरल फीचर है? हाँ, क्योंकि ये स्टेट्स को से देता है, पावर देता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ टाइप के ऐसे होते हैं जिसमें हमें आपसे पूछना पड़ेगा, 50% ऑफ द स्टेट से पूछना पड़ेगा, तो फेडरल फीचर है। रीड्रॉइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, ये बिल्कुल भी फेडरल फीचर नहीं, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर आप स्टेट का कंसेंट नहीं लेते हो। आप आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट का कंसेंट नहीं लेते हो बाय फॉर चेंजिंग द नेम, फॉर चेंजिंग द साइज, for changing the dimensions, for changing the boundary, for making state into 2 state, for merging 2 or more state. You don't take the permission of the state, you just inform it and ask for its opinion आप ले लेते हो एक बार। तो अभी केरला का नाम केरलम किया गया, although the proposal came from Kerala itself, बट अगर कुछ और करना होता तो सरकार के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि स्टेट की कंसेंट ली जाए। इसका मतलब ये फेडरल फीचर नहीं है। Representation of states in राज्यसभा is in proportion to their geographical area rather than population. ये तो झूठ है, ये स्टेटमेंट ही झूठ है। राज्यसभा के अंदर जो पॉपुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है वो बिल्कुल सेम है जैसे लोकसभा में होता है। सो एज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन राज्यसभा में सीट्स आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की वहां पे भी सबसे ज्यादा सीट होंगी, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर यहां पे लिखा होता कि राज्यसभा के अंदर अगर हमारी राज्यसभा में, यहां पे लिखा होता, छोड़ दो, अगर हमारी राज्यसभा में हर एक स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मिलती रिगार्डलेस ऑफ इट्स एरिया और पॉपुलेशन, अगर एरिया और पॉपुलेशन के बगैर को ध्यान में लिए गए बगैर आप हर स्टेट को सेम नंबर ऑफ सीट्स दे देते ना राज्यसभा में, तो वो फेडरल फीचर होता। उससे आप ये बताते कि चाहे स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, हम उसके साथ पावर शेयर करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन ये है नहीं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, 2 और 3 गलत है। इसका मतलब आंसर इज बी। क्या ये कोइंसिडेंस है कि आंसर बी निकल के आ रहे हैं? नहीं, मैंने इनको मैनिपुलेट किया है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे मेंटरशिप बैच का जीएस के लास्ट बैच अनाउंस हो चुका है और इस बैच के अंदर आपको फाउंडेशन, मेन स्पेसिफिक लेक्चर्स और कंटेंट, 1:1 मेंटरशिप सेशंस, वीकली एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस, वीकली आंसर राइटिंग सेशंस के साथ साथ ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा टेस्ट सीरीज का, और इसमें हम आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करेंगे। तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना, लास्ट बैच की एनरोलमेंट्स बस खत्म होने वाली है। आखिरी सवाल, आपसे पूछा गया है कि फेडरल कैरेक्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं। 4 स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है बतानी है। पहली, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज whose members are recruited and trained by the union but serve in state is regarded generally as a centralizing feature। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है आमतौर पे उसे सेंट्रलाइजिंग फीचर या केंद्र की तरफ वाला फीचर माना जाता है, क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट सेंटर करता है, यूपीएससी के थ्रू होती है, और उनको डिप्लॉय किया जाता है स्टेट्स के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एन अमेंडमेंट अंडर 368 that affects the state's representation in parliament or the powers of high courts requires ratification by the legislature of at least half the states। ये भी सही बात है। अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले कि स्टेट्स का 50% ऑफ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए रिलेटेड टू फेडरल फीचर्स। आर्टिकल 3 empowers parliament to increase or diminish area of state but a state's consent is mandatory। नहीं भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि नहीं, कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। और चौथी स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए यूज किया ताकि इंडिया के अंदर यह बताया जा सके कि इंडिया की जो फॉर्मेशन हुई है, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉर्मेशन हुई है, वो फॉर्मेशन जो हुई है इट इज नॉट एज पार्ट ऑफ द फेडरेशन और अ एग्रीमेंट अमंग्स द कंट्रीज। सो एक आप ये देखिए कि इसमें जो कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया, स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया, द एग्रीमेंट हैज बीन डन बाय the constitution has been made by constituent assembly and then it has been applied to the states। इसलिए हमने फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया। फेडरेशन शब्द इस्तेमाल होता है तब जब एग्रीमेंट जो है वो ऐसे कंट्रीज ने या ऐसे स्टेट्स ने आपस में किया होता है, फिर वो कहता है हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर है 3 स्टेटमेंट सही है। 2027 के लिए, 2028 के लिए आप कोई भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27% ऑफ आपको
हमारे कोर्सेज पे मिलेगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट sleepyclasses.com पे, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं RAINAHINA05, जहाँ पे मैं ये सारी PDFs और बहुत सारा कंटेंट और शेयर करता हूँ। धन्यवाद।